हेलो बच्चों, बोर्ड पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आज हम कुछ नए सवाल देखेंगे। ये सवाल 2024 का सेट नंबर 1 का है। तो इसमें पहला वाला जो न्यूमेरिकल है, इसमें दूसरे का क वाला, इसमें हमसे पूछा हुआ कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, इसका फार्मूला दे रखा है और ये 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है। तो हमसे पूछा है बिलियन के हिमांक में अवनमन। तो याद रखिएगा, बेसिकली बिलियन के हिमांक में अवनमन पूछा और यहाँ पे बिलियन का हिमांक पूछा है। इन दोनों में ये अंतर है कि बिलियन का हिमांक का अवनमन जो होता है वो होता है डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं अगर हिमांक है तो। जैसे तो हमें यहाँ पूछा हुआ सवाल सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ हमसे पूछा डेल्टा टी एफ, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ हमसे हिमांक अवनमन पूछा है न कि क्वथनांक पूछा हुआ। तो डेल्टा टी एफ इसको कहते हैं और हिमांक का जो अवनमन होता है उसको टी एस कहते हैं। ये सवाल हमसे दोनों पूछा हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि स्मॉल डब्ल्यू जो है विलेय का भार दिया हुआ है 30 ग्राम और विलायक का भार दिया हुआ है 450 ग्राम। और यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए, और एक चीज याद रखिएगा, आपको के एफ याद होना चाहिए कि जल के लिए होता है 1.86, ये स्थिरांक होता है, अवनमन स्थिरांक होता है। तो यहाँ से हम रख देंगे, पहले हमको निकालना पड़ेगा m इक्वल टू, याद रखिएगा m, ये फार्मूला जो दिया है यहाँ से हम अणु भार निकाल लेंगे। m इक्वल टू होगा, तो एक कार्बन का 12 होता है तो 12 दूना 24 और हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा 24 36 और एक ऑक्सीजन का 16 तो 16 दूना 32 30 32 टोटल 62 हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ पे 62 है। फार्मूला जानते हैं, m इक्वल टू होता है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। तो m की वैल्यू 62 है, इक्वल टू 1000 इंटू के एफ 1.186 इंटू 30 अपॉन, ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ हमसे पूछा हुआ है तो इसको रख लेंगे यहाँ पे, और कैपिटल डब्लू की वैल्यू है 450। ये इससे कट गया, ये इससे 15 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये इसका अणु भार जो है, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 60, डेल्टा टी एफ को यहाँ पे रख लेंगे तो 1000 में से उसमें 100 करे 186 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 62 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा डेल्टा टी एफ की वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे इसको कट करेंगे, यहाँ पे तो 5 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से ये 3 बार में, ये इसको कट करेंगे यहाँ पे तो 62, यहाँ 62 से 62 भी कट गया, मतलब 62 से डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो आ गई 2 केल्विन आ गई। ये तो पहले का उत्तर हुआ कि डेल्टा टी एफ। हमसे पूछा यहाँ पे टी एस की वैल्यू, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि जो डेल्टा टी एफ होता है, इसमें डेल्टा टी एफ वाले में टी नॉट माइनस टी एस होता है, याद रखिएगा इसको। और यहीं पे एक कंफ्यूजन होता है क्योंकि डेल्टा टीबी जो होता है, जो कि क्वथनांक उन्नयन होता है, वो टी एस माइनस टी नॉट होता है। तो इन दोनों में फर्क है, तो हमसे ये पूछा हुआ है। और हम जानते हैं कि जल के लिए जो होता है हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 273.15 होता है एग्जैक्ट वैल्यू। हम राउंड फिगर में 273 हम लोग लेते हैं। तो ये डेल्टा टी नॉट का मान है। हमसे टी एस की वैल्यू पूछा हुआ है, टी एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस, तो टी एस इक्वल टू हो जाएगा टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। यहाँ से हो जाएगा टी एस इक्वल टू हो जाएगा 273.15 माइनस 2, उत्तर आएगा 271.15 केल्विन। ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो सेम सेट में है, सेम ईयर में पूछा हुआ है। ये वाला जो सवाल है चौथे का, ये जो ग सवाल है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो में एक वीडियो बना रखा है। इसमें कुछ करना नहीं है, पहले एक रिएक्शन मान लीजिएगा ए से पी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 0.6 से 0.3 हो जा रहा। यहाँ पे बोला कि इतना होने में लगा समय, और टी का वैल्यू यहाँ पे 5 मिनट है।
तो यहाँ पे वैल्यू निकालें K1 इक्वल टू 2.303 बट्टे टी की वजह 5 रख देंगे लॉग ए बट्टे ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे ए की वैल्यू याद रखिएगा, ए की वैल्यू हम रखेंगे 0.6 और यहाँ पे a माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे 0.4, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ से K1 की वैल्यू निकल आएगी, फिर उसी तरह यहाँ से K2 की वैल्यू इसी में से निकालेंगे सेम फार्मूले में रख के। तो बट यहाँ पे a की वैल्यू तो 0.6 ही है, बट यहाँ a माइनस एक्स की वैल्यू 0.3 याद रखिएगा बस। और यहाँ पे t नहीं पूछा है, t पूछा, t नहीं दिया है। अब यहाँ से K1 और K2 के लिए K2 को बराबर कर देंगे, यहाँ से अगला T2 निकल जाएगा। तो इसके लिए अलग वीडियो बना हुआ है। तो आते हैं यहाँ पे 5वें का ख वाला जो रिएक्शन है, सॉरी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एंटी लॉग की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए कि लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें होगा क्या। यहाँ पे हमसे एक टेम्परेचर दे रखा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का सवाल है जो कि आर्हेनियस समीकरण से लगेगा। तो T1 की वैल्यू दी हुई है 600 केल्विन और यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दिया हुआ है। यहाँ पे K1 की वैल्यू दिया हुआ है 1.6, क्योंकि वेग स्थिरांक को K से डिनोट करते हैं। तो 10⁻⁻⁵ सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या ओवर इनवर्स, तीनों में से कोई भी हो सकता है। बेसिकली वो तो कट जाता है। यहाँ पे हमसे K2 पूछा हुआ है, K2 की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे T2 का वैल्यू दिया हुआ है 700 केल्विन और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी EA की वैल्यू दी हुई है 209, याद रखिएगा किलो जूल पर मोल दिया है, हमको चाहिए किलो, मतलब सॉरी जूल चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम फार्मूला जानते हैं कि log K2 अपॉन K1 होता है यहाँ पे बराबर 2.303 अपॉन EA, यहाँ पे सॉरी ये ऊपर के साइड होता है, यहाँ पे ये गलती हो गई। यहाँ पे तो यहाँ पे इसको बनाएंगे EA अपॉन 2.303 R और ब्रैकेट में होता है 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ पे लॉग हो गया। K2 की वैल्यू हमसे पूछा है, K1 की वैल्यू रख देंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -5। EA की वैल्यू 209 था, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि जूल चाहिए। 2.303 R की वैल्यू होती 8.314, यहाँ पे हो जाएगा 1/600 माइनस 1/700। हमको पता है 1/600 बड़ा है। तो log K2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू 209,000 हो जाएगा। यहाँ पे 2.303 8.314 और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना 4200 और यहाँ पे हो जाएगा 7 - 6। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम कि log K2 माइनस log 1.6 10⁻⁵। देखिए यहाँ पे log, यहाँ पे बता देते हैं कौन सा फॉर्मूला है। log m बटा log n की जो वैल्यू होती है log m माइनस log n होता है, ये होता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बाद कि इसको इस पर बाद में इसको हम इस पर ट्रांसपोज कर देंगे और 209,000 और यहाँ पे 2.303 8.314, ये बन गया 1/4200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे log K2 इक्वल टू, इसको इस साइड ले आते हैं तो बन जाएगा log 1.6। अच्छा, इसको ऐसा कर सकते हैं कि 1.6 को हम 16 बना दें और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶ कर सकते हैं, क्योंकि एक 10 का गुणा भाग कर लेंगे। प्लस यहाँ पे 2090 क्योंकि वहां से कट चुका है वो 2 जीरो, 2.303 8.314 और 1/42 है।
याद रखिएगा, आपको इसका सोल्यूशन तो मिल जाएगा, बट इसमें जो आगे का प्रोसेस होगा एंटी लॉग वाला, उसको समझने के लिए थोड़ा तो कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, क्योंकि लॉग भी पता होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी बुक में देखेंगे इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट दिया होगा कितना आंसर आया, बट वो कहाँ से आया उसको बताते हैं अभी। तो यहाँ से लॉग हमको K2 निकालना, ना कि लॉग K2। तो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे K2 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, लॉग 16 को लिख सकते हैं लॉग 2 to the power 4, और इसको लिख सकते हैं लॉग 10 to the power -6। यहाँ लॉग m इंटू लॉग n का फार्मूला तो हम जानते हैं, लॉग m n हो तो उसको लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n, ये होता है फार्मूला। यहाँ पे प्लस 2090, यहाँ पे 2.303 और 8.314, और इंटू में 42 यहीं पे नीचे ही रखते हैं। अब इसके बाद का सॉल्यूशन करते हैं। अब इसके बाद तो log K2 यहाँ से, तो log K2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 4 log 2 प्लस, और ये यहाँ पे याद रखिएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि log यहाँ पे भी एक फार्मूला लगेगा, log m to the power n जो होता है n log m बन जाता है, मतलब पावर पहले चला आता है, ये होगा। अब यहाँ से इसको log, वो तो 10 है, प्लस इसको हम ऐसे ही रखते हैं जो भी है फिलहाल। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि log K2 इक्वल टू, अब देखिए इसको 4 इंटू लॉग 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 -6 हो जाएगा, ये तो पूरा हुआ एक ब्रैकेट का। अब वहां पे आगे जो है प्लस, अब याद रखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो लगभग 2.5 के करीब आएगा, जितना भी अब एग्जैक्ट इतनी वैल्यू ही आएगी, 2.599 इतना तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है आगे, अब इसको यहाँ पे log K2 बराबर, अब इसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा 0 में करेंगे 4, यहाँ पे हो गया 4×3 = 12, 1.24 आएगा -6 प्लस 2.599, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल आएगा log K2 इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी, तो 6 में से 1 घटा लिया, तो इसको डायरेक्ट जोड़ के दोनों में घटा लेते हैं। तो इसको यहाँ पे माइनस करने पे आएगा 4.76, माइनस में है, और यहाँ पे 2.599। अब इसको जब पूरा मतलब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -2.161, इतना नियर अबाउट। अब दिक्कत यहाँ पे है कि हमसे पूछा था K2, ओनली K2, बट हमारी जो वैल्यू आई है वो log K2 की आई है। तो log K2 का क्या करेंगे, तो ले लेंगे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग जो लॉग को उल्टा, अब जैसे ही यहाँ एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग तो कट जाएगा, बचेगा K2, और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग, और इसमें -2.16 इतना आएगा। अब होता क्या है, जब एंटी लॉग लेते हैं, बस इतना सुनिए, एक ही दो सवाल ऐसा बनता है, जब एंटी लॉग लेते हैं और एंटी लॉग लेने वाली वैल्यू जो होती है अगर वो माइनस में होती है तो दोनों साइड पहले -1 और -1 दोनों साइड करते हैं। अब इधर की वैल्यू इसको अलग कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे -1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाला, अब इसको चेक करना पड़ेगा ये कहाँ तक जाता है। अब इसमें होता क्या है, पहली बात कि इसको 1 में से घटाइए। अब यहाँ पे 1 में से जब इसको घटाएंगे 1.616 को, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे 1 000 ऐसे बना लेते हैं, 0.161 ऐसे घटाएंगे तो आ जाएगा ये 0.839।
अब ये वैल्यू है टोटल हमारी, तो बस कुछ करना नहीं है, ये वाली जो वैल्यू होती है ये चली जाती है लॉग के पावर में यहाँ पे। अब ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, इसको चेक कर लीजिएगा कितना आएगा। तो ये वैल्यू बदल सकती है क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अपना यहाँ पे इस जगह पे, तो लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इतना। ये जो -3 आया है ये चला जाएगा 10 टू पावर -3 बन गया। और ये वैल्यू अब यहाँ से चेक करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे 0.2 होता है, सॉरी 0.3 होता है तो हम लेते हैं log 2। 0.5 होता है, 0.6 होता है तो हम लेते हैं log 5। याद रखिएगा जैसे log 2 की वैल्यू जो होती है स्टार्ट होती है 0.3 से, log 5 की वैल्यू स्टार्ट होती है 0.6 से, उसी तरह log 6 log 7। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से ये वैल्यू 0.8 है और ये नियर अबाउट लगभग 6.5 के ही करीब है इतना। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 6 पॉइंट या 4 कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं जो भी, और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। फिर से एक बार समझा देते हैं। एंटी लॉग लेने के लिए पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तरफ माइनस इसमें करेंगे तो -2 -1 मिलके -3 हो जाएगा, बट यहाँ जब माइनस करेंगे तो ये घट जाएगा, और घटेगा तो इतना आएगा 0.839। और 0.839 जो है वो नियर अबाउट 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, मतलब इसी के बीच में रेंज में रहेगा, इसीलिए हम इसकी वैल्यू 6.4 या 6.5 ये आंसर हो गया। आप चाहे तो एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर किसी का नहीं आता, ना मैच करेगा किसी से। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल एक्चुअल में थोड़ा टफ था क्योंकि एंटी लॉग किसी कहीं भी सिलेबस में है नहीं, लॉग तो है बट एंटी लॉग नहीं है। अच्छा, इसमें एक सवाल देख लेते हैं 6 नंबर का। ऐसा सवाल होता है, पूछता है क्या होता है जब ऑर्गेनिक का है। तो हमसे पूछा हुआ है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना, हमको कुछ नहीं लिखना है। और हम जानते हैं एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड का जो फार्मूला होता है C2H5Br होता है, एल्कोहल एक तरह का। और सोडियम एथॉक्साइड, तो सोडियम एथॉक्साइड जो होता है इसको ऐसे लिखते हैं ये। और हम जानते हैं कि ये किस रिएक्शन का नाम है, आपको भी पता है, ये विलियमसन संश्लेषण है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से Br और यहाँ से Na निकल जाएगा, NaBr रिलीज हो जाएगा और हमको एक सममित ईथर प्राप्त होता है, सिमेट्रिकल, मतलब दोनों साइड ऐसा ईथर जिसमें दोनों साइड एल्किल ग्रुप इक्वल हो। यहाँ पे हो गया, इसका नाम है डाई एथिल ईथर बन गया। यही पूछा था हमसे कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराएंगे क्या बनेगा, तो याद रखिएगा ईथर बन जाएगा। अगला है कि क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे है C6 और यहाँ पे ऊपर जाएगा, मतलब बेंजीन के ऊपर रिंग, और यहाँ पे HNO3 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब होता है इस HNO3 को हम लिख सकते हैं NO2 और OH, इसको ब्रेक करेंगे, इस पे प्लस इस पे माइनस। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जब इसके ऊपर जाके अटैक करेगा तो ये क्लोरीन के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, जाके 2 पोजीशन पे जुड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन जो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो एक बार NO2 आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार NO2 पैरा पे जुड़ेगा, यहाँ पे ये बनेगा। अब थर्ड वाला सवाल है, हाँ एक चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा है बस नाइट्रिक अम्ल, अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल दे देता तब ये तीनों पोजीशन पे जाके जुड़ता, आर्थो मेटा पैरा सब पे। नेक्स्ट सवाल है कि क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो याद, ये तो बहुत इजी रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन, हर साल पूछता है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, उसके ऊपर ONA, और जब हम इसका हम लोग अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं तो बन जाता है फिनॉल, यहाँ पे OH। अब इसका मैकेनिज्म तो हमसे पूछा नहीं है, सिर्फ समीकरण पूछा है, नहीं तो मैकेनिज्म भी बताया जाता। आगे है कि क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, सेम रिएक्शन है यहाँ पे, जो नाइट्रिक अम्ल वाला था यही है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है, और H2SO4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं SO3H और OH। SO3H पे प्लस बना लीजिए, इस पे माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक कराना है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे क्लोरोबेंजीन बना लेना है यहाँ पे। अब हम जानते हैं ये वाला पोजीशन आर्थो होता है, ये वाला पोजीशन मेटा होता है, और ये जो पोजीशन बचा पैरा होता है। तो आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। तो एथिल क्लोराइड जो होता है, अब
यहाँ पे भी एक चीज है कि अगर वो एल्कोहलिक दे देता, सपोज दैट मान के चलिए अगर ऐसे लिखा होता, तब याद रखिएगा ये सटजैफ नियम बन जाता, सटजैफ। और सटजैफ में हम जानते हैं बीटा विलोपन भी कहते हैं, हालांकि वो नहीं है फिलहाल। हमसे पूछा था एथिल क्लोराइड, तो C2H5Cl प्लस KOH। नॉर्मली रिएक्शन कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से KCl निकाल देना, बहुत ईजी है। KCl रिलीज हो गया, माइनस लिख दे, चाहे तो इधर कहीं का प्लस भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे बन गया C2H5OH। यह तो अल्कोहल के निर्माण में भी पढ़ना है हमको। अब यहाँ पे आते हैं आईपीएससी में। आईपीएससी में याद रखिएगा उसके सॉल्यूशन में बन जाइएगा आंसर पे, क्योंकि आंसर कभी कभी एकदम गलत दिए होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये बन गया चेन, अब इसको भूल जाइए, 5 कार्बन की चेन है, बस इतना याद रखिए। अब यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूट कहाँ बना, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का हम लोग लिखते हैं प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मतलब जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वलग, और आप हिंदी में उसको उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक 2 पे है, मतलब 2 पे 2 लोग हैं, एक 4 पे है, तो लिखेंगे 2 2 4। नंबरों के बीच कामा लगता है, फिर उसके बाद जब जैसे ही लेटर स्टार्ट होगा हाइफन लग जाएगा। 3 बार है तो लिखेंगे ट्राई, वो मेथिल है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 5 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे पेंटेन, और क्या नंबर 3 नंबर पे ऑल है तो बन जाएगा 3 ऑल। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पेंटेनॉल भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। अब देखेंगे यहाँ पे भी OH है, यहाँ भी OH है, और यहाँ भी OH है। 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रोपेन। और कितने कितने 1 2 3 3 बार है, ट्राई ऑल, ये बन गया। यहाँ पे हाँ, इसमें पहले वाला यहाँ पे ईथर है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हमको देखिए ये बीच वाला ग्रुप ईथर है, ये वाला। अब इधर देखेंगे ना 4 कार्बन, इधर देखेंगे 2, तो हमको लंबी से लंबी चेन चूज करनी होती, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, याद रखिएगा 3 और 4, तो 4 कार्बन की ये चेन बनी। इसका रूल याद रखिएगा। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे उधर भी 2 कार्बन, इधर भी, तो 2 कार्बन को हम जानते हैं एथ लिखते हैं, और 4 कार्बन को हम ब्यूट लिखते हैं, इतना लिख के छोड़ देते हैं। जो बड़ा कार्बन है, मतलब जो चेन बनी है बड़ी से बड़ी, उसको आप एन दे दीजिए तो बन जाएगा ब्यूटेन, और जो छोटा उसके साथ ऑक्सीजन चला जाएगा तो ऑक्सी, बन जाएगा एथॉक्सी ब्यूटेन। बट जितने नंबर से ईथर 2 नंबर जुड़ा, तो यहाँ पे 2 लगाना भी जरूरी है। अब यहाँ पे OH है, बेसिकली OH से ही नंबरिंग करेंगे। एक, आप चाहे इधर भी जा सकते हैं, 2 3 4 5 और 6, तो 2 और 6 पे 2 6 2 बार डाई, डाई तो हो जाएगा मेथिल। अगर इसको हम छोड़ दें CH3 और इसको CH3, अगर इसको भूल जाए कुछ देर के, तो ये फिनॉल के जैसा दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं फिनॉल, 2 6 डाइमेथिल फिनॉल। अब इसमें क्या है, इसमें मेन ग्रुप OH है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन है, ये सब्स्टिट्यूट, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे इसका जब नाम लिखेंगे, तो नाम लिखते समय सबसे पहले अल्फाबेट ऑर्डर का भी ध्यान रखेंगे। तो अल्फाबेट ऑर्डर में ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2 और 3 पे 2 3 डाइमेथिल, बट क्लोरो भी तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 क्लोरो। 4 क्लोरो इसलिए पहले है क्योंकि ये C से स्टार्ट होता है, और यहाँ ये M से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले C आता है। और 5 कार्बन की चेन है, और एक ही नंबर पे OH जुड़ा है, तो एक नंबर नहीं भी लिखते तो चल जाता है, तो बन जाएगा पेंटेनॉल बन जाएगा। तो इसका नाम हो गया फिर से 4 क्लोरो 2 3 डाइमेथिल पेंटेनॉल। और यहाँ पे एक रिएक्शन हमारे पास है, ये तो नॉर्मली रिएक्शन वही वाला है, HBr यहाँ से निकल जाएगा, C2H5Br बन जाएगा, और यहाँ पे जाके ये ऊपर जुड़ जाएगा, बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा, और यहाँ पे C2H5Br। ये हमको बस अनुमान लगाना था क्या बनेगा। एक सवाल 1 नंबर का दिया है। इसमें देखते हैं और कितने सवाल हैं। ये अगला रिएक्शन है, यहाँ ये बेंजीन है पूरा, ये
तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है, तो हम जानते हैं जो ईथर है ऊपर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो इसको हम एक बार, हाँ याद रखिएगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है, तो ऐसे कर देना है। रिंग ऊपर हो जाएगा OC2H5। याद रखिए अगर यहाँ पे CH3 होता तो उसको हम एनिसोल कहते थे। एक बार यहाँ पे NO2 जोड़ दीजिएगा, फिर एक और इसके बगल में प्रोडक्ट लिखते हैं, एक बार यहाँ पे NO2 जोड़ दीजिए, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये बीच में डबल बॉन्ड है, साफ नहीं आया यहाँ पे, तो इसको H2O को हम लिख सकते हैं क्या, HOH, एल्कोहल बन गया। एक जगह पे H जोड़ दीजिएगा और यहाँ पे OH जोड़ देना। ये अगला है कि NaBH4, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, NaBH4 हो चाहे LiAlH4 हो, याद रखिएगा दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब अपचायक हैं, दोनों लग सकता था यहाँ पे। तो हमको ज्यादा खास ध्यान देना नहीं, हम जानते हैं कि 4 कार्बन दिख रहा है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है CHO, तो CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, अपचायक है तो ये तो आएगा, और जैसे ये आएगा यहाँ पे इसको कर दीजिए ब्रेक, यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ पे प्लस। एक H इसको पकड़ा दो, एक H इसको, 2 U जो है यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा CH2। बाकी ये बगल में जो जुड़ा है तो बस याद रखिएगा अल्कोहल बन गया, मतलब बस कुछ नहीं करना है, CHO को बस CH2OH लिख के छोड़ दीजिए और बाकी जो जैसे लगा हुआ वैसे कर देना है। ऐसे भी जानते होंगे आप कि CHO का अपचयन होता है तो अल्कोहल बनता है, और CHO का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक बनता है। यहाँ पे इसको चेक करते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये आपको पता होगा इसका नाम है थैलिक एसिड। इसको बताने से पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास CH3COOH होता और हम इसकी क्रिया SOCl2 कराते, इसका नाम थायोनिल है, तो हमारे पास ये बनता CH3COCl। इसका मतलब क्या देखा कि COOH COCl में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्लस SO2 प्लस HCl, यहाँ पे इसको हमसे मेन प्रोडक्ट से हमको मतलब है ये बनता। तो यही काम यहाँ पे होगा, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे COCl में यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जब इनके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये COCl और ये भी COCl, इसका नाम है थैलोइन क्लोराइड, थ्रोइल क्लोराइड ऐसे बोल सकते हैं, याद रखिएगा। और इस वाले का नाम जो है, जो पहले से दिया है, इसका नाम है थैलिक एसिड, पीएच साइलेंट है, याद रखिएगा, थैलिक एसिड है ये। अब यहाँ पे एक सवाल है, ये हमसे पूछा हुआ है कि परिवर्तित करना है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड। कुछ नहीं करना है, ब्यूटेन 1 ऑल से अभी बताए हैं कि ब्यूटेन अल्कोहल से हमको एल्डिहाइड बनाने के लिए ऑक्सीकरण कराना पड़े, हम 2 बार ऑक्सीकरण करा देंगे। सपोज दैट हमारे पास RCH2OH है, हमने CH2OH इसलिए लिया क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। सपोज दैट यहाँ पे R जो है ये 3 कार्बन की चेन थी, जो हमने लिखा नहीं, सिर्फ R लिख दिया है। अब देखिए कुछ करना क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराइए, और अभी बताएं CH2OH का जब देखो CHO का ऑक्सीडेशन कराओगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, CHO का अपचयन कराएंगे तो बन जाएगा, अभी ये बताएं अल्कोहल बना। अब फिर CH2OH का जब कराएंगे तो फिर से CHO बन गया RCHO, अब फिर इसका अगेन ऑक्सीडेशन करा दो, बस RCOOH बन गया, और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन बना लेना, बस हो जाएगा। ये CH2OH बदल गया COOH में, 3 कार्बन की चेन बना लेना। जैसे मतलब कहने का ये है CH3 CH2 CH2, ये 3 कार्बन और COOH है, बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। उसी तरह ये दूसरा वाला ब्यूटेनल से यहाँ पे बस इससे यही बनाना है, तो यहाँ भी वही कर देना, 3 कार्बन की चेन ये लगा देना और ये बना हुआ है। मतलब ये दोनों रिएक्शन सेम ही अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये दूसरा वाला रिएक्शन पहले वाले के अंदर ही इन्वॉल्व है। अगला है कि 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मतलब ये 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से यहाँ Br है, यहाँ पे NO2 है, तो हमको बनाना है कि 3 नाइट्रोबेंजोइक, हमको यहाँ तक जाना है, बेंजोइक एसिड यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, बट इसका रिएक्शन हम करा देंगे KCN के साथ। बस सुन लीजिए, बहुत इजी है, अगर केमिस्ट्री पढ़े हैं तब तो इतना समझ ही जाएंगे। KCN के साथ रिएक्शन कराएं
तो KCN जब इसको K और Br मिलके बना लेगा KBr, और हमारे पास आ जाएगा ये रिंग के ऊपर क्या आ गया, Cn आ गया, और यहाँ पे NO2 को कुछ नहीं करना है। और हम जानते हैं कि Cn का हम जल अपघटन कराएंगे, याद रखिएगा, एक और यहाँ से नया कॉन्सेप्ट बना कि साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये और इसका मैकेनिज्म आपको अगर पढ़ना है तो गाटरमान कोच अभिक्रिया में चले जाइए, आपको वहां पता चल जाएगा कि Cn का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कैसे COOH बनता है। बस हो गया, यहाँ पे NO2 लगा लीजिए, हमसे यही पूछा ही था यहाँ पे। अगला है कि बेंजील अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो बेंजील अल्कोहल का फार्मूला भी तो पता होना चाहिए कि बेंजील अल्कोहल होता क्या है। तो बेंजील अल्कोहल जो होता है रिंग के ऊपर, याद रखिएगा OH मत लगाइएगा, OH फिनॉल होता है बेंजील। हमसे पूछा है कि फेनिल एथेनोइक अम्ल, तो फेनिल एथेनोइक अम्ल का मतलब है ना कि ये हमसे पूछा है कि CH2COOH यहाँ तक जाना है, इसलिए फेनिल एथेनोइक अम्ल, क्योंकि इसका नाम है 1 2, अब ये फेनिल बन गया तो 2 फेनिल, अभी बेंजीन रहा ही नहीं क्योंकि COOH मेन ग्रुप है, एथेनोइक एसिड ये बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे हम PCl5 के साथ। PCl5 के साथ कराएंगे तो हम जानते हैं कि OH बदल जाता है Cl में, CH2Cl। अब इसका रिएक्शन कराएंगे हम KCN के साथ। अभी बताएं, जब KCN के साथ कराएंगे तो Cl कन्वर्ट हो जाएगा Cn में, और अभी पढ़े हैं कि Cn का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो Cn कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ये बन गया फेनिल एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट एक और सवाल बचा हुआ है कि एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला जो होता है CH3COOH, मतलब सॉरी CH3COOH। इसका रिएक्शन कराना हमको है अमोनिया से करा देंगे तो बन जाएगा CH3COONH4। इसका नाम अमोनियम एसीटेट है। इसको कर दीजिए हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब सोचिए यहाँ से H2 निकला, यहीं से O निकला, तो H2O चला गया तो बचा क्या, CH3CO, एक O तो चला गया, NH2 बचा, क्योंकि 4 था 2 निकल गया, IC का नाम एसिटामाइड ये बन गया। तो 5 रिएक्शन हो गया। ये नेक्स्ट वाला सवाल जो है इसका हमने अलग से एक डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको जाके आप देखिए। तो नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सेट में लेके आएंगे कुछ नए सवाल जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के हैं। तो इतना आप पढ़िएगा। यहाँ तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।